बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं पैथोजेनेसिस का पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ में जो चीज़ डिस्कस हुई है उसे हम वो है इन्फेक्शन। अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक जो टर्म इन्फेक्शन है इसके एक से कई ज़्यादा मीनिंग्स हैं। ठीक है, हमारे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ मीनिंग बताए हैं इन्फेक्शन के, जो कि मैं अब आपको क्लियर करा दूँगी। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जब हम लोग इन्फेक्शन का वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन पहला उसका मीनिंग ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज़्म जो है वो उसने पर्सन को इन्फेक्ट कर दिया है। ठीक है, वो उसकी बॉडी में एंटर हो चुका है। लेकिन अब एक चीज़ ये लोग यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं फर्स्ट मीनिंग में कि हमने ये मीनिंग लिया ना कि अगर इन्फेक्शन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज़्म एक बॉडी में एंटर हो चुका है, यानी बॉडी को इन्फेक्ट कर चुका है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज़्म बॉडी में एंटर हो जाए तो वो लाजमी जो है वो डिज़ीज़ कॉज करे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट मीनिंग में जो है वो इन्फेक्शन को डिज़ीज़ का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज़म माइक्रो ऑर्गेनिज़म एंटर होता है तो ज़रूरी नहीं है वो डिज़ीज़ कॉज करे। ठीक है, तो फर्स्ट मीनिंग इसका ये हो गया। दूसरा मीनिंग जो है वो एज अ नाउन उन्होंने लिया है। यहाँ पे वो बता रहे हैं जैसे कि अगर हम कहें आई हैव एन इन्फेक्शन, तो इस सेंटेंस में इन्फेक्शन का मीनिंग जो है वो डिज़ीज़ ही होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम हर कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इन्फेक्शन को डिज़ीज़ के साथ इक्वलाइज़ नहीं करेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट मीनिंग मैंने आपको समझाया उसमें हम इन्फेक्शन को डिज़ीज़ के साथ इक्वलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज़म एंटर होता है तो ज़रूरी नहीं है वो डिज़ीज़ कॉज करे। ठीक है, तो ये 2 मीनिंग्स हैं इसके, एक होता है डिज़ीज़ और दूसरा होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म जो है वो किसी बॉडी में एंटर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो बैक्टीरिया है ना वो 2 मैकेनिज़्म से जो है वो डिज़ीज़ कॉज करता है। वो मैकेनिज़्म हमने इस पैराग्राफ में पढ़ने हैं। सबसे पहला मैकेनिज़्म है टॉक्सिन प्रोडक्शन, यानी कि बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोडक्शन के थ्रू जो है वो डिज़ीज़ कॉज कर सकता है। दूसरा है इन्वेजन और इन्फ्लेमेशन के थ्रू। अब हम लोगों ने इसकी डिटेल पढ़नी है कि कैसे। तो सबसे पहले हम टॉक्सिन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने बताया कि टॉक्सिन जो है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, वो टॉक्सिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सोटॉक्सिन, दूसरा होता है एंडोटॉक्सिन्स। जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स इन नेचर, जो कि सेल सिक्रीट करता है, बैक्टीरिया सिक्रीट करता है। जबकि एंडोटॉक्सिन जो है वो लाइपोपोलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया सिक्रीट नहीं करता, बल्कि ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये सिर्फ उसी में प्रेजेंट होते हैं और जो है ना उसकी सेल वॉल का पार्ट होते हैं, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक पार्ट है एंडोटॉक्सिन, जो कि लाइपोपोलीसेकेराइड इन नेचर है। ठीक है, अब इन्होंने ये बताया कि एंडोटॉक्सिन्स आर नॉट एक्टिवली रिलीज फ्रॉम सेल। ऑब्वियसली जब वो एक सेल वॉल का पार्ट है तो वो रिलीज़ नहीं हो सकते एक्सोटॉक्सिन्स की तरह। ठीक है, तो वो जो है, और ये क्या करते हैं, एंडोटॉक्सिन्स फीवर कॉज करते हैं, शॉक कॉज करते हैं, और उसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एंडोटॉक्सिन कॉज कराता है। बोथ एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन जो है वो अगर प्रोड्यूस हो, ये दोनों जो है वो सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए। तो इसलिए इस केस में जब बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन रिलीज़ कर देता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया होस्ट में मौजूद हो डिज़ीज़ कॉज करने के लिए, क्योंकि उसने तो एक्सोटॉक्सिन वगैरह रिलीज़ कर दिए और टॉक्सिन्स खुद ही सिम्टम्स प्रोड्यूस कर लेंगे, तो बैक्टीरिया का होना ज़रूरी नहीं है। जबकि जो सेकंड टाइप है जो हमने पढ़ा था टॉक्सिन्स के अलावा जो मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू बैक्टीरिया डिजीज़ करता है, वो है हमारे पास इन्वेजन एंड इन्फ्लेमेशन। वो जो मेथड है उसमें बैक्टीरिया का सेल में मौजूद होना ज़रूरी है। इसका बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि बैक्टीरिया जो है वो एंटर कर जाता है और फिर बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस होता है और उसका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, और जब वो इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज कॉज करता है। और हमें पता है इन्फ्लेमेशन क्या होती है, हम कब से ये पढ़ते आ रहे हैं सेकेंड ईयर में भी और एफएससी लेवल पे भी, कि ये होता है कि कोई भी माइक्रोब हो तो फिर इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है, डब्ल्यूबीसीज वगैरह आ जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कॉज करते हैं। तो इसके लिए बैक्टीरिया का मौजूद होना ज़रूरी है, जबकि टॉक्सिन्स के केस में नहीं ज़रूरी। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सिम्टम्स बताए हैं इन्फ्लेमेशन के, जैसे कि एरिथीमिया हो जाता है, यानी कि स्किन रेडनेस हो जाती है, एडेमा हो जाता है, वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाती है, वार्मथ और पेन हो जाता है। अब ये जो इन्वेजन और इन्फ्लेमेशन है ऐसे अच्छे से डिस्कस यहाँ नहीं किया गया, क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो दोबारा डिस्कस होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, सबसे पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने इन्फेक्शन का मीनिंग पढ़ा। इन्फेक्शन के 2 मीनिंग्स हैं। सबसे पहला मीनिंग ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर
किसी भी पर्सन में एंटर हो जाए, उसे इन्फेक्ट कर दे, तो ज़रूरी नहीं है वो डिज़ीज़ कॉज करे। तो फर्स्ट मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है वो इन्फेक्शन डिज़ीज़ के इक्वल नहीं है। दूसरा मीनिंग ये है कि इन्फेक्शन जो है वो डिज़ीज़ के इक्वल है, यानी कि इन्फेक्शन डिज़ीज़ को भी कहा जाता है। नेक्स्ट में हमें बताया गया है कि बैक्टीरिया किन दो मैकेनिज्म के थ्रू डिजीज़ कॉज करता है। फर्स्ट वन इज़ टॉक्सिन प्रोडक्शन के थ्रू, यानी कि वो दो टाइप के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, एक एक्सोटॉक्सिन और दूसरा एंडोटॉक्सिन। जो एक्सोटॉक्सिन है वो प्रोटीन इन नेचर हैं और वो दीज आर सिक्रेटेड बाय सेल, जबकि एंडोटॉक्सिन लाइपोपॉलीसेकेराइड्स हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोनेंट है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि एंडोटॉक्सिन जो है वो फीवर, शॉक और उसके अलावा भी कई सिम्टम्स कॉज कराता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एंडोटॉक्सिन, जब टॉक्सिन्स के केस में बैक्टीरिया का सेल में मौजूद होना ज़रूरी नहीं है डिजीज़ कॉज करने के लिए, जबकि जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है उसके लिए जो है वो ये ज़रूरी है कि वो बैक्टीरिया वहाँ हो। ठीक है। उसके बाद हम आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जो कि कम्युनिकेबल होती हैं, यानी कंटेजियस होती हैं, यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाती हैं। ठीक है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो लग जाती है, अगर कोई इंसान खांसे तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे दूसरे पर्सन तक ये बीमारी फैल सकती है। और बॉटलिज्म जो है वो नहीं फैलती, ये एक फूड पॉइजनिंग की टाइप है, वो नहीं फैलती। जी, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टर्म है एपिडेमिक। हम लोगों ने एपिडेमिक का वर्ड काफ़ी यूज़ किया है, उर्दू में से वबा कहते हैं। तो इसमें 3 टर्म्स हैं जो कि मिलती-जुलती हैं। एक है एपिडेमिक, दूसरी पेंडेमिक और तीसरी एंडेमिक। जो एपिडेमिक है ना, वो ऐसी डिसीज़ है जो कि मोर फ्रिक्वेंटली, यानी कि आम तौर से ज़्यादा जो है वो अकर करती है। यानी कि अगर किसी एक इलाके में कोई वबा या कोई बीमारी जो है वो कॉमनली फैल जाए तो हम कहते हैं ये एपिडेमिक है। ठीक है। पेंडेमिक वो होती है जो कि पूरी दुनिया में फैली हो, जैसे कि आजकल कोविड जो है, कोरोना, ये पेंडेमिक है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। और सबसे जो लो लेवल की होती है इन्फेक्शन, वो होती है एंडेमिक। ठीक है। पेंडेमिक और एंडेमिक के दरमियान में जो होती है वो होती है एपिडेमिक। होपफुली ये टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कुछ इन्फेक्शंस, बेसिकली ये इन्फेक्शंस की टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उन्होंने बताया कुछ इन्फेक्शन ऐसी होती हैं जिनके सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, उन्हें हम इनअपेरेंट और सब क्लिनिकल कहते हैं। और ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह की जो इन्फेक्शंस हैं हम उन्हें कैसे डिटेक्ट करेंगे। वो ऐसे कि हम जब प्लाज्मा या सीरम लेवल का सैंपल लेंगे तो उसमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, तो उससे हमें पता चलेगा कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हुआ था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ इन्फेक्शन ऐसी होती हैं जो कि लेटेंट स्टेट कॉज करती हैं। लेटेंट स्टेट वो होती है कि अगर एक इन्फेक्शन है ना, तो उसके बाद उसके सिम्टम्स अपीयर हुए हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना सिम्टम्स डिसअपीयर हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है वो सिम्टम्स डिसअपीयर हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी से ख़त्म हो चुका है। कुछ इन्फेक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें सिम्टम्स जब डिसअपीयर हो जाते हैं ना, उसके बाद जो है वो लेटेंट स्टेट अपीयर होती है। लेटेंट स्टेट का मतलब ये है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म थोड़ी देर के लिए तो सिम्टम्स जो है वो डिसअपीयर हो गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर जो है वो ग्रोथ माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टार्ट हो जाती है और फिर दोबारा सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इसे हम कहते हैं लेटेंट स्टेट। तो कुछ इन्फेक्शंस में ये भी होता है। उसके अलावा दूसरी टाइप की इन्फेक्शंस होती हैं, उनमें क्या होता है कि क्रोनिक कैरियर स्टेट हो जाती है अपीयर। क्रोनिक कैरियर स्टेट क्या होती है कि अगर एक और डिज़ीज़ जो है वो अपीयर हुई है, उसके बाद अगर इन केस सिम्टम्स जो है वो डिसअपीयर हो गए हैं, लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म अभी भी बॉडी में है, तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, या तो सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर देता है दोबारा या बगैर सिम्टम्स के, लेकिन वो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसके अंदर होता है। तो कैरियर का मतलब है कि ये कैरी करता है और नेक्स्ट में प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है ना, जैसे कि टाइफॉइड इसकी एग्जांपल है, तो ये फिर इस तरह जो है वो, बेशक अगर एक इंसान है जिसे ये बीमारी लगी हो, उसमें सिम्टम्स ना भी प्रोड्यूस हो रहे हो, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है, तो फिर उस इंसान से दूसरे इंसान को बीमारी लग सकती है। इसे हम कहते हैं क्रोनिक कैरियर स्टेट। अच्छा, अब जो इस पैराग्राफ में बात है वो थोड़ी डिफरेंट है। इन्होंने कहा कि अगर हम लोगों ने पेशेंट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, तो फिर पता लगाना ज़रूरी है ना कि क्या यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिज़ीज़ कॉज कर रहा है। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए जो फिनोमेनाज इंपॉर्टेंट है वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट फिनोमेना है नॉर्मल फ्लोरा और दूसरा है कॉलोनाइजेशन। नॉर्मल फ्लोरा टर्म्स आई थिंक सबको पता होगी। ये वो बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पहले से बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, परमानेंट रेजिडेंट होते हैं। जैसे कि इंटेस्टाइन वगैरह में हमारे काफ़ी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक साइट, यानी कि
हर टाइप में डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन में किसी और तरह के होंगे, स्टमक में किसी और तरह के, एंड ऑल दैट। उसे हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा, जो कि नॉर्मल परमानेंटली वहाँ पे रिजाइड करते हैं, ठीक है। वो तो डिजीज़ नहीं कॉज करते, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कोलोनाइजेशन की जो टर्म होती है। कोलोनाइजेशन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट हुआ है जो कि नॉर्मल फ्लोरा नहीं है, ना तो वो नॉर्मल फ्लोरा है और ना ही उसने कोई सिम्टम कॉज किया है, तब हम कहेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इसने कोलोनाइजेशन की है, ठीक है। कोलोनाइजेशन का प्रोसेस हम इस चीज़ को कहेंगे। ना तो ये कोलोनाइजेशन के प्रोसेस से जो है वो ना तो वो बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा होता है, ना ही वो सिम्टम कॉज करता है। अगर वो सिम्टम कॉज करेगा तो वो कोलोनाइजेशन नहीं होगी, वो कोलोनाइज़र नहीं होगा, वो पैथोजन होगा। तो कोलोनाइज़र और पैथोजन में ये फ़र्क है कि कोलोनाइज़र जो है वो सिम्टम्स कॉज नहीं करता। तो ये अक्सर जो है ऐसा होता है, जब हम इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करते हैं तो पैथोजन और कोलोनाइज़र में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो थ्रोट के सैंपल्स होते हैं वहाँ पर। अब हम लोग ये छोटा सा टॉपिक है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस की जो स्टेजेस होती हैं वो। तो इन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस है वो बाहर की सोर्सेज से, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें डिजीज़ लगती है। कम ही है जो हमारे पास पहले से मौजूद बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, इन्फेक्शन की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि ट्रांसमिशन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स इनटू पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले किसी सोर्स से आएगा और पोर्टल ऑफ एंट्री तक आएगा। जैसे कि स्किन हो सकती है पोर्टल ऑफ एंट्री। अगर लेट्स सपोज कोई पैथोजन है, कोई हमें चोट लगी है, ज़ख़म है, उसके थ्रू कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर हो रहा है, तो पोर्टल ऑफ एंट्री उस केस में स्किन होगी। जबकि अगर हमने कोई जैसे कि फूड पॉइजनिंग का केस होता है, उसमें हम खाना खाते हैं, उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, तो उस केस में पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगा, स्टमक होगा, उसके थ्रू ही खाना जो है वो इंटेस्टाइन में जाएगा ना, या माउथ होगा पोर्टल ऑफ एंट्री। तो सबसे पहला स्टेप है कि बाहर से कोई चीज़ पोर्टल ऑफ एंट्री तक आती है। हम इस पूरे प्रोसेस में जो है वो स्किन के थ्रू की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू, तो उस केस में पोर्टल ऑफ एंट्री स्किन होगा ना। तो पहले स्टेप में ये है कि अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आता है और स्किन तक आता है, तो वो स्टेप हो गया पहला हमारा। दूसरा है इविजन ऑफ प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस सच एज स्किन एंड स्टमक एसिड। अब हमारे पास सब स्किन भी एक डिफेंस सिस्टम ही है, कि एक बैरियर है जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं आने देता, और इस तरह स्टमक एसिड भी, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो होस्ट जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो, दूसरा स्टेप क्या होता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म स्किन तक आ गया ना, उसने स्किन को क्रॉस कर लिया, इस चीज़ को सेकंड स्टेप कहेंगे, यानी कि वो इस डिफेंस को भी जो है वो पार कर गया है, उसने इसको भी जीत लिया है, ठीक है। तो फिर थर्ड स्टेप क्या होगा उसके लिए, वो आया स्किन तक, स्किन को भी क्रॉस कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, एडहेरेंस टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से एडहेयर किस तरह करता है, उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है पिली जिसे हम कहते हैं। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप ये हो गया कि जब वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एडहेयर कर गया, तो वहाँ पर ये जो है अपना बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, ताकि अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सके। फोर्थ स्टेप हमारे पास ये हो गया। जो फिफ्थ स्टेप है वो क्या होता है, जब एक बार नंबर ज़्यादा हो जाता है बैक्टीरिया का, फिर वो बैक्टीरिया या तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं, या फिर दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन, उसके थ्रू। तो ये हमारे पास स्टेजेस थी, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि वो बाहर से आता है पोर्टल ऑफ एंट्री तक, जो कि स्किन हो सकता है, फिर स्किन को क्रॉस करेगा, यानी कि उस बैरियर को क्रॉस करेगा, फिर वहाँ पे जाके म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, फिर उसके बाद अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा, फिर उसके बाद टॉक्सिन्स या फिर इन्फ्लेमेशन के थ्रू डिजीज़ का कॉज करेगा या सिम्टम्स। आई होप जो है आपको समझ आ गया होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।